पहला प्रश्न कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों से है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है आपके 1902, 1905, 1906 या 1909। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये अधिवेशन बनारस में हुआ था, तो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप जानते भी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर दादा भाई नौरोजी। दोस्तों वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, सी.आर. दास ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। देखिए 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 वर्ष याद रखिएगा 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुई थी? तो सही उत्तर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में उदारवादियों और उग्रवादियों के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर आर.बी. घोष यानी रास बिहारी घोष। दोस्तों याद रखिएगा कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी बोस नहीं, दोनों लोग अलग अलग व्यक्तित्व हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या फिर उपर्युक्त सभी पर? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी पर, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक महत्वपूर्ण कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब? तो सही उत्तर 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने या गांधी जी ने? तो सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने सूरत फूट का या सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। सूरत विभाजन के गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए, तो ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी यानी लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है चुने गए थे। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है, आपको बताना है। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, बिल्कुल सही। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार को आरंभ किया, सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो ये गलत है। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुई। 1892 से 1895 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार की शुरुआत 1891 में की थी और दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 में कुल 3 बार, न कि 4 बार, कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो उत्तर है, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ये आप जान लीजिए कि 1907 में जो सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसका मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंत में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे। अब आइए मुस्लिम लीग के गठन 1906 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। आप देखिए, पहला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां या फिर नवाब सलीमुल्लाह खां। तो सही उत्तर नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, 3 विकल्प में जब तीनों नाम रहे या इनमें से कोई 2 नाम रहे तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक के रूप में जो चयन का वरीयता क्रम है, सबसे पहले आप इसमें सलीमुल्लाह खां रखेंगे, दूसरे पे आगा खां और तीसरे पर मोहसिन उल मुल्क। तो चूँकि जो ये प्रश्न है इसमें आगा खां का नाम भी है, सलीमुल्लाह खां का नाम भी है, तो सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पर। तो सही उत्तर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आगा खां, हमीद खां, हसन खां या मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही उत्तर ऑप्शन ए आगा खां। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला प्रश्न है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में या लखनऊ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कराची में, ऑप्शन बी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की थी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन के लिए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी।
अगला प्रश्न है 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, किसकी अध्यक्षता में? तो सही उत्तर है अमीर अली की अध्यक्षता में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था, अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गईं। 1908 में, याद रखिएगा 1908 में दोस्तों लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा है? ऑप्शन है हर्बर्ट रिसरे, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर या एच.एन. बेल्सफोर्ड। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए डब्ल्यू हंटर की पुस्तक थी द इंडियन मुसलमान्स। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, आपके सामने है। कथन है, आप देखिए कथन है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने का अधिकार को मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, बिल्कुल सही है। और कारण है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए सही लेकिन आर गलत है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। ये सही है लेकिन ये अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का था, जो कारण है वो गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में थे, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, सही है। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, ये सही नहीं है। और मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया और इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, ये लीग के उद्देश्य थे। अब आइए मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1909 में। दोस्तों आप जान लीजिए कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिसको औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है, सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता। तो सही उत्तर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और अंततः जिसने देश का विभाजन कराया, वो कौन थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष ये था कि मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा दी गई
इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। तो ये कहना जो है युक्तिसंगत होगा कि मार्ले मिंटो सुधारो ने भारत विभाजन का जो है प्रारंभिक बीज उसी में निहित था। अब आइए दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, पटना या लखनऊ? तो सही उत्तर आप जानते हैं कलकत्ता में। दोस्तों, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी। दोस्तों, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला प्रश्न है दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था किसके? लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर या लॉर्ड हार्डिंग पर? तो सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग पर, ऑप्शन डी। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई माल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए और मुकदमे से बच गए थे। अगला प्रश्न है वह क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोहरा, भाई माल मुकुंद या अवध बिहारी? तो सही उत्तर भगवती चरण बोहरा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भगवती चरण बोहरा जो हैं ये हार्डिंग बम कांड जो कि 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के प्रवेश के अवसर पर फेंका गया था बम, उसमें भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1912 में। दिल्ली दरबार 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ये विभाजन 1912 में हुआ था। अब आइए देखते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे कहाँ पर? अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या लाहौर में? तो सही उत्तर लखनऊ में। देखिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। एक प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन डी। दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1913, 1914, 1915 या 1916 में? तो सही उत्तर लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में हुए थे। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। अगला प्रश्न है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो आप जान लीजिए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार किया था किस वर्ष में? ऑप्शन है 1909, 1916, 1931 या 1932। तो सही उत्तर हो जाएगा 1916 में। दोस्तों, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली वर्ष 1916 में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हो गया, अस्थायी, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया या इनमें से कोई नहीं।
तो सही उत्तर मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। ये कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन का दूरगामी जो है परिणाम था और इसने भावी राजनीति को सांप्रदायिकता के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कौन सा प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1916 से 1922 का समय। दोस्तों, वर्ष 1916 से 1922 तक का समय इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। अगला प्रश्न है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, एम ए जिन्ना, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता? तो सही उत्तर एनी बेसेंट। दोस्तों, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि आप जान लीजिए कि जिन्ना और तिलक ने कांग्रेस लीग समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब आइए होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। पहला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या तिलक ने आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले शुरू किया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे, किसके नेतृत्व में? तो सही उत्तर है तिलक और एनी बेसेंट के, ऑप्शन ए। अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1915-16 में 2 होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? तो सही उत्तर है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी। देखिए, होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर या टी एस अलकाट? तो सही उत्तर टी एस अलकाट का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। दोस्तों, टी एस अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े थे। 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? ऑप्शन है ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो सही उत्तर है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। दोस्तों, अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? आपको बताना है। सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक? तो सही उत्तर सी आर दास, चित्तरंजन दास। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सी आर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे, जबकि एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये सभी लोग होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन,
1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा में, या फिर 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा में। तो सही उत्तर कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आप जान लीजिए कि होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों? तो इसका कारण है दोस्तों, इसने देश के सामने स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। और आप जान लीजिए, होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक उत्तरदायी व्यवस्था की जाए, ये जो है होम रूल आंदोलन का जो है प्रमुख लक्ष्य था। इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट या ठोस स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एनी बेसेंट के बारे में 3 कथन दिए गए हैं और कूट की सहायता से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी थी, एकदम सही है। इसके अलावा दूसरा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये आपका सही नहीं है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। तो 1 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी रहीं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 में जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी थी। तो कथन 1 और 3 आपके सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, इसके अलावा इस वीडियो में आपने मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर या इंडियन ओपिनियन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, एसेक्स, डरबन या कंपाला में? तो सही उत्तर डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म स्थित है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी समर्थक थे किसके? तो आप सभी जानते हैं, दार्शनिक अराजकतावाद यानी ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए, मार्क्स की तरह गांधी जी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे?
तो सही उत्तर सत्य और अहिंसा। दोस्तों, सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है, यानी सत्य को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो अहिंसा से होकर जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के शब्द में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है। बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, या समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए, गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। इसलिए गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपको बताना है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये सही नहीं है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, बिल्कुल सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, गांधी जी के सत्याग्रह का सिद्धांत है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी के अनुसार दोस्तों, हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व है। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं, गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या तरीका बताया? ऑप्शन है आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लूप। तो सही उत्तर, गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण को सर्वोत्तम तरीका बताया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो सही उत्तर 21 वर्ष। दोस्तों, आप जान लीजिए, गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? आपको बताना है। तो उत्तर है 1915 यानी 1915। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? आपको बताना है। तो उत्तर है पीटर मारिट्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को नस्ली भेदभाव के फलस्वरूप ट्रेन से फेंका गया था। अगला प्रश्न है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसमें सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो सही उत्तर अहमदाबाद, ऑप्शन बी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती के किनारे सत्याग्रह आश्रम बनाया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? ऑप्शन है साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत। तो सही उत्तर हो जाएगा फिनिक्स आश्रम। दोस्तों, महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका या पुणे में? तो सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने आंग्ल बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल और सेवा कार्य भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो सही उत्तर है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता से था। आप जान लीजिए, महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता और सत्ता? तो सही उत्तर है, गांधी जी द्वारा राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया गया है उसमें सत्ता का स्थान नहीं है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो सत्ता है यानी राज्य सत्ता या बल प्रयोग के द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित करता है। इसी आधार पर गांधी जी राज्य के समर्थक नहीं थे, वो राज्य को समाप्त करना चाहते थे। इसी आधार पर उनको दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। दोस्तों, सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, आप देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? तो सही उत्तर महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया और ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। दोस्तों, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, लेकिन बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने। आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? तो सही उत्तर है, ब्रिटेन भारत को निर्मित वस्तुओं का एक बड़ा बाजार समझता था, इसलिए ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह 1917 यानी 1917। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से या उपर्युक्त सभी से? तो याद रखिएगा, उपर्युक्त सभी से। दोस्तों, आप जान लीजिए कि धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को हेनरी डेविड थोरो, रस्किन बॉन्ड और लियो टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो सही उत्तर स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था और उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जो है गांधी जी के बारे में सही है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
पहला है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों, गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए थे। सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो सही उत्तर है नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था। A.N. सिन्हा, बृज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा J.B. कृपलानी। दोस्तों, याद रखिएगा कि गांधी जी के अनुयायियों में J.B. कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन मुख्यतः वह वकील थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपर्युक्त विवरण किसका है। ऑप्शन है G.D. बिरला का, M.R. जयकर का, जमनालाल बजाज का, या B.S. श्रीनिवास शास्त्री का। तो सही उत्तर जमनालाल बजाज का। दोस्तों, जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो सही उत्तर रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। दोस्तों, आप जान लीजिए चार्ल्स एंड्रयूज, जिनको दीनबंधु एंड्रयूज कहा जाता है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वो हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। अगला प्रश्न है, किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यरवदा जेल। दोस्तों, आप जान लीजिए यरवदा कारागार, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए इसको मंदिर की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस के महासचिव थे। तो सही उत्तर है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगले प्रश्न पर आइए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो सही उत्तर माउंटबेटन ने। दोस्तों, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। तो सही उत्तर ये कथन महात्मा गांधी का है, जिनका कहना था कि गलत साधनों से कभी भी सही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। तो ये महात्मा गांधी ने नैतिकता आधारित राजनीति की वकालत की, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में ले जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर अहमदाबाद की हड़ताल हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए अहमदाबाद की जो हड़ताल है उसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। और अहमदाबाद की हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ये था 1918 में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर वाराणसी में। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। अगला प्रश्न है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता या मजदूर? तो सही उत्तर मजदूर। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में मजदूर वर्ग ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो आप जानते हैं ये अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष। दोस्तों गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल संघर्ष औद्योगिक श्रमिक जो कि सूती मिल कामगारों से संबंधित था उसके लिए आंदोलन या संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है कैसे? उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोष अलग करके या उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। दोस्तों गांधी जी कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज़ बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इसे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में इससे मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है गांधीयन इनोवेशन या गांधी जी के नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो सही उत्तर है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। दोस्तों गांधीयन इनोवेशन इसका तात्पर्य है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ये शब्दावली सबसे पहले प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 4 घटनाएं हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था याद कर लीजिए 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इसी तरह चंपारण असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो सही उत्तर राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ पहली बार गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और इन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न है चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? आपको बताना है। तो सही उत्तर चंपारण में तिनकठिया प्रथा के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी जी का चंपारण आंदोलन था किसके लिए? तो सही उत्तर है नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए
गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था और गांधी जी द्वारा ये प्रथम सफल सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। दोस्तों, चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहर पारेख आदि ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने? तो सही उत्तर महात्मा गांधी ने। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत में प्लान्ड डेवलपमेंट है या नियोजित विकास है, इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी? तो सही उत्तर अनुग्रह नारायण जो है चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इनके सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी, CL आदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी थे। MEL टैनर इसके सचिव थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, कहाँ पर? तो सही उत्तर चंपारण में 1917 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, NG रंगा, राजकुमार शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद ने? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। NG रंगा ने, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? तो सही उत्तर है करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर राज्यों के दीवान थे। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा या असहयोग आंदोलन। तो इसमें आपको सही क्रम बताना है। तो सही उत्तर चंपारण जो है ये 1917 यानी 1917, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये 1918, ये फरवरी मार्च 1918, खेड़ा जो है मार्च 1918 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22। तो सही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 आपका सही क्रम हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था और वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो सही उत्तर ये सभी चारों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली या खेड़ा? तो सही उत्तर बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, वर्ष 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के समय? तो सही उत्तर चंपारण सत्याग्रह के दौरान। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वायकोम सत्याग्रह, ऑप्शन सी। दोस्तों, वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को। देखिए, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का पहला आगमन 20 दिसंबर 1920 को धमतरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और वर्ष 1930 में जेल भी गए थे? ऑप्शन है GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा या बालचंद हीराचंद? तो सही उत्तर जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी। दोस्तों, सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए और पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो जेल गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में कौन सा एक सही है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, दक्षिण अफ्रीका 1903, ऑप्शन ए। दोस्तों, गांधी जी ने 1903 में जोहानसबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहाँ वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं, उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहानसबर्ग में ही थे। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना विकेंद्रीकरण विरोधी है, बिल्कुल सही। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल सही। वे USA में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इन बातों के आधार पर जहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, जबकि विकल्प ABC का समर्थन गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए राजी किया था, तो ये सही नहीं है। दूसरा है कि चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, तो ये सही है। केवल और केवल कथन 2 सही है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बल्कि पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, आपको बताना है। तो ये नकदी फसल या कहा जाए नील की खेती, चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, आपको बताना है। यह किसानों से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी को सहयोग दिया था, बिल्कुल सही है। और ये प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए, चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था और ये प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था वो रौलट सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में ऊपर के 3 कथन ABC सही हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था, आपको बताना है। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, बिल्कुल सही है। प्रशासन का ये प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये सही नहीं है, केवल एक आपका सही उत्तर है। दोस्तों वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैसले और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणामस्वरूप हुआ था। तो इस प्रकार कथन 1 सही है, कथन 2 आपका सही नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी जी और उनके आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस आदि के आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन है चंपारण, बारदोली, बेगू या फिर बिजौलिया। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिजौलिया किसान आंदोलन। दोस्तों इन विकल्पों में भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण और विजय सिंह पथिक आदि व्यक्तियों ने किया था। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में। ऑप्शन है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। तीसरा है जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम, या निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था। तो सही उत्तर है नाई धोबी बंद किसानों द्वारा प्रतापगढ़ के जिले में चलाया गया था। दोस्तों 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। अगला प्रश्न है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो आप जानते हैं अवध प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र ने वर्ष 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में ख्याति अर्जित की और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है दोस्तों, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य लगान का नकद में परिवर्तन था। दोस्तों आप जान लीजिए, एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एन रंगा या PC जोशी। तो उत्तर है स्वामी सहजानंद।
दोस्तों अप्रैल 1936, यहाँ पर वर्ष याद रखिएगा, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा किया गया और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो उत्तर है स्वामी सहजानंद का संबंध दोस्तों बिहार के किसान आंदोलनों से था। और आप जान लीजिए, स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इन्होंने अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी। और आप जान लीजिए कि ये स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस एक कांग्रेसी नेता ने सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र यादव। तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था, जो 1936 में लखनऊ में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। तो सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें देखिए, राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो सही उत्तर बारदोली सत्याग्रह 1928। दोस्तों याद रखिएगा, बारदोली के सत्याग्रह में सरदार पटेल के संगठन क्षमता से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाओं की तरफ से उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में? तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश में। और आप जान लीजिए, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य का हिस्सा है, वहाँ के पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। तो याद रखिएगा, वर्तमान में अगर जो विकल्प इसमें तेलंगाना में दिया जाए तो तेलंगाना होगा, लेकिन भूदान आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आप जान लीजिए कि अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, ये तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग ये थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए और शेष 2/3 हिस्सा बर्गादारों या बटाईदारों का हो। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आपको बताना है। इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना? तो सही उत्तर लखनऊ।
यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 1936, 1936 याद रखिएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। यहाँ पर सहजानंद सरस्वती का 3 हो जाएगा। इसके बाद खुदाई खिदमतगार, ये NWFC नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, NWFC जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। स्वामी रामानंद, दोस्तों स्वामी रामानंद ने हैदराबाद में और अब्दुल हमीद खान ने दक्षिणी असम में जो है ये किसान आंदोलन चलाए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वामी रामानंद हैदराबाद तथा अब्दुल हमीद खान ने दक्षिणी असम में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान विश्वविद्यालय की स्थापना NG रंगा द्वारा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक के द्वारा और बाकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए 2 4 3 और 1, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1928 में गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिसको बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। और इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना NG रंगा ने की थी और 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, उसकी स्थापना की और 1937 में हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और बिहार का बाकास्त यानी स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। अब आइए दोस्तों ट्रेड यूनियन और साम्यवादी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है NM जोशी, VP बाडिया, VV गिरी या SA डांगे। तो सही उत्तर है VP बाडिया ने। दोस्तों याद रखिएगा, BP बाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में, याद रखिएगा 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर लाला लाजपत राय। दोस्तों भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1920 में। ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 अक्टूबर, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी और स्थान कौन सा था? बम्बई।
अगला प्रश्न है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। दोस्तों याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इल्विच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया कौन थे? तो सही उत्तर है एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। दोस्तों 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। तो सही उत्तर साम्यवादी आंदोलन। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। ये मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर एम.एन. राय ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो है ये सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रौलट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? आपको बताना है। ऑप्शन है भूमि सुधार, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना या द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो सही उत्तर राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना ये जो है रौलट एक्ट का उद्देश्य था और इसके द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो याद रखिएगा रौलट एक्ट भारत में जो है ये 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जब रौलट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत का वायसराय था और इसी के कार्यकाल में 1919 में रौलट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी श्रद्धानंद। तो सही उत्तर स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा रौलट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है रौलट एक्ट, ऑप्शन ए। दोस्तों द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रौलट एक्ट कहा जाता है। ये जो है अपने समय का मनमाना कानून था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ?
ऑप्शन है स्वदेशी, रौलट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह। तो सही उत्तर है जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी रौलट सत्याग्रह के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो आप जान लीजिए, जलियांवाला बाग ये अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो उत्तर है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन के लिए लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस लौटाई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो उत्तर है सर शंकरन नायर ने। दोस्तों याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया किसके द्वारा? तो सही उत्तर है पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर की लंदन में गोली मारकर हत्या की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास या फजलुल हक को। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही उत्तर है चेम्सफोर्ड, और इसका वायसराय के रूप में कार्यकाल 1916 से 1919 था और इसी के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किस लिए? तो याद रखिएगा, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल वेल्सले या आर्थर वेल्सले? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आर्थर वेल्सले। दोस्तों आप जान लीजिए, यहाँ पर देखिए जनरल डायर, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनरल डायर जो है ये ब्रिगेडियर था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। 3 घटनाएं आपकी दी गई हैं। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना और 1919 का अमृतसर अधिवेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को बंदी बनाया गया था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1919 का अमृतसर अधिवेशन जो है ये दिसंबर 1919 में आयोजित किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 2-1-3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोलट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोलट अधिनियम सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है। रोलट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलट सत्याग्रह के साथ हुए, तो ये सही नहीं है। इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
दोस्तों आप जान लीजिए, रोलट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलट अधिनियम सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया और 1919 में जब गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वो सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन से राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया गया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था और इसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़ताल रही और साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो उत्तर है जलियांवाला बाग नरसंहार को। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी, लेकिन दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत किसान आंदोलन और किसान सभा, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल तथा रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।